once again welcome to English class, dear students. Hope कि मेरे जो previous lectures हैं they might have helped you a lot. Today's topic is related to parts of speech and very important parts of speech, that is called verb. ये मेरे बहुत से ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे और ईमेल भी किया और उन्होंने कांटेक्ट भी किया कि आप मैम वर्ब्स को ज़रा एक्सप्लेन कर दें in details. That's verb matters a lot. Before discussing कि verb होता क्या है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि verb वाकई आपके parts of speech में one of the most important part of speech है और sentence making में ये बहुत important है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इवन ये कि 9th 10th और टिल ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स लेवल और कुछ भी आपके आगे एंट्री टेस्ट हो उन सब में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है दैट इज़ वर्ब. नाउ कम टू वर्ड्स वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. आपको ये पता होगा बच्चों के हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या मोस्टली वर्ड्स हैं इंग्लिश में उनका ओरिजिन वर्ड यानी कि रूट वर्ड क्या है. जैसे वर्ब का ओरिजिन वर्ड लैटिन वर्ड से दैट इज़ वर्बम एंड वर्बम का मतलब क्या. वर्बम मीन्स वर्ड. और कौन सा लफ्ज़ विच वर्ड. अ वर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स एक्शन. अच्छा ये एक्शन तक तो हो गया. अभी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाइन वर्ब कि क्या है वर्ब तो आप मुझे मोस्टली बच्चे यही कहेंगे. जनरली जो बच्चों का एक आंसर होता है एक रिप्लाई होता है उनका एनी डूइंग वर्ड एनी एक्शन वर्ड. तो ज़रा एक्शन वर्ड से हट जाइए. अब ज़रा इसकी इन डिटेल और इसकी थोड़ी अपर लेवल की जो डेफिनेशन है यानी कि हाईएस्ट लेवल की जो डेफिनेशन है उस पर आ जाइए. ये इट नॉट ओनली डिपिक्ट्स एक्शन but it also depicts state and possession. State mean verb के किस condition में क्या हालत है काम किस condition में हो रहा है किसी person की condition. Definitely ये बात जहन में रखिए. Please keep in mind that the verb has a direct relation with the noun. verb का जो direct relation है ना वो है noun के साथ. यानी कि noun क्या है that is a subject. क्लियर. सब्जेक्ट ऑफ आपके सेंटेंस की 3 बेसिक चीज़ें हैं ना. कौन कौन सी आप कहते हो. एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक कोई भी ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है. क्लियर. बात समझ में आ गई आपको कि सब्जेक्ट जो है इट कैन बी. ये सब्जेक्ट किसका नाम. सब्जेक्ट ईदर इट विल बी अ नाउन और इट विल बी अ प्रोनाउन. या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. right. Name यानी कि noun is the naming thing and pronoun that replaces a noun. ये previous हमारे फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं उनमें noun और pronoun को डिस्कस किया जा चुका है. So keep in mind guys verb has a connection with a noun. Noun जो काम करेगा यानी कि सब्जेक्ट जो काम करेगा that will be reflected by a verb. वो चाहे कोई एक्शन हो either it will be a state right or it will be a possession. possession mean ownership मलकियत यानी कि जो सब्जेक्ट जो है नाउन जो है वो रखता है या ओनर है उसका और he or she keeps वो possession में आ जाएगा. I have written here 3 examples. 3 examples मैं यहाँ लिख चुकी हूँ पहले से ही so that के टाइम जो है वो सेव कर सकूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल है he goes to the market. He goes to the market. अब pronoun ठीक समझ में आ रहा है ना आपको कि ये साथ में pronoun भी है. ठीक है. और goes क्या है. goes is a verb. ठीक. Then to the market. to आप कहेंगे इसको preposition. ये जब मेरा अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला that will be related to your phrasal verbs. उसमें preposition के साथ जब हम verb add करते हैं तो वो मीनिंग जो है वो कुछ से कुछ हो जाता है उसका. इट चेंजेस इट वेरीज. ओके. तो ये द मार्केट द व्हाट इज द इज एन आर्टिकल. ओके. एंड व्हाट इज मार्केट. इट इज ऑल्सो वंस अगेन अ नाउन. मार्केट क्या है फिर एक नाउन हमने यूज किया है. सो कहने का मतलब ये है कि जो सबवर्ब है दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द एक्शन डन बाय एनी सब्जेक्ट. कोई भी जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है
उससे रिलेटिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन बताता है, दिस वर्ब बता रहा है। ओके, सो पहली हमारी ये जो मैंने बता दिया था एक्शन है, ये हमारी ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। नाउ कम टुवर्ड्स सेकंड जो इसमें पॉइंट है, दैट इज स्टेट। स्टेट के वैसे तो आप ये सिमिलर वर्ड्स में देखें तो स्टेट के दो मीनिंग, स्टेट रियासत यानी कि जो रियासत गवर्नमेंट और जो हुकूमत है कंट्री में, मुल्क में, और दूसरा स्टेट कंडीशन हालत, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट की नाउन की क्या हालत है, सब्जेक्ट या नाउन की क्या हालत है वो हमें कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज इल, ही इज इल, अगेन ही क्या है, प्रोनाउन, इज क्या है, इज अ वर्ब, और इल क्या है, इल इज अगेन अ नाउन, यस। और ये कहते हैं विच टाइप ऑफ नाउन, यस, हाँ जी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि कौन सी नाउन की टाइप है ये। जब हमने नाउन की टाइप्स बताई थी तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि विच टाइप ऑफ नाउन, तो दैट वाज रिलेटेड टू इलनेस। इलनेस डेफिनेटली कोई फिजिकल कंडीशन तो नहीं रखता ना, इलनेस कोई जिसम इसकी फिजिकल, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये स्केल है, तो ये स्केल की तो फिजिकल कंडीशन है ना, फिजिकल कंडीशन मीन ठोस है, सॉलिडेरिटी रखती है ये चीज़, हमें पता चल रहा है भाई, दिख रहा है हमें कि दैट इज़ अ बोर्ड, ठीक है, तो ये हमारे नाउन है, मटेरियल नाउन। और ये कौन सा नाउन था, इल, सॉरी इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ नॉट मटेरियल नाउन। ओके, ये क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों। नाउ कम टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। ये थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट शोज द पोजेशन। ये क्या शो करता है, पोजेशन। यहां मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही हैज अ पेन। ही क्या है, वंस अगेन, ये बार बार रिपीट, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इट अगेन एंड एट द सेम टाइम इसको रिवाइज एंड रिवाइज इसलिए कर रही हूँ सो दैट कि आपको जो भी पॉइंट थोड़ा सा भी माइंड में इसके बारे में डाउट रह जाए आपके जहन में तो वो आपको क्लियर हो जाए, और आज के बाद से आपको वर्ब को दोबारा बार बार समझने की जरूरत ना हो, सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हो। ही हैज़ अ पेन, ही क्या है, प्रोनाउन है, और हैज़ क्या है, हैज़, व्हाट इज हैज़, हैज़ शोज हियर, हैज़ भी वर्ब है, यस, हैज़ इज अ वर्ब, ओके, लेकिन ये पोजेशन शो कर रहा है कि भाई वो एक पेन रखता है, उसका एक पेन है, और आ क्या है, आर्टिकल, एंड पेन क्या है, पेन जो है दैट इज ऑल्सो नाउन। पेन क्या है बच्चों, ये नाउन है। सो ये बात समझ में आ गई, अगर यहाँ तक समझ में आ गए ना आपको तो समझो कि आगे का जो स्टेप है हमारा वो बहुत ईजी होने वाला है, और दैट विल आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, टेंसेस, वो आगे फर्दर में इंशाल्लाह लेक्चर्स में मैंने टेंसेस पे आपको एक सेपरेट लेक्चर देना है। आपका फेडरल बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स आपसे मुखातिब हूँ, आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स में आपको क्वेश्चन आता है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वो पूरे 5 मार्क्स का है, ठीक। इस मैट्रिक में भी यही क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ईयर में भी आता है, फिर साथ ही आपका एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश, वो भी एक क्वेश्चन आता है, उसका भी डायरेक्टली ताल्लुक किससे, वर्ब से। डेफिनेटली जब तक आपको इसकी नो हाउ नहीं होएगी ना वर्ब की, तो आप उस तक वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली पैराग्राफ राइटिंग ले लो, लेटर राइटिंग ले लो, एप्लीकेशन राइटिंग ले लो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जब तक वर्ब और नाउन ये दो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी ना, फर्दर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, राइट कैसे लिखना है। आप कहते हैं ना हम क्रिएटिव राइटिंग सही नहीं कर सकते खुद से, वी कांट डू इट क्रिएटिव राइटिंग, तो कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, कहाँ आप एक दिमागी तौर पर एक उलझन का शिकार हो जाते हो, यू गेट कन्फ्यूज्ड, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कहाँ होती है वो, इस पे होती है, वर्ब पे। तो ये बेस से सही नहीं होगा ना तब तक, तो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कि मैं ये वर्क को बेस से स्टार्ट करूं। डेफिनेशन सबको पता है, डूइंग वर्ड, सब कहते हो, रट्टा लगा लिया, डूइंग वर्ड, ठीक है, डूइंग वर्ड है, आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, ओके, तो ये क्या है, लिसन करना क्या है, लिसनिंग इज अ वर्ब, ओके, लेकिन साथ में आईएनजी लग गया तो वर्ब की फॉर्म डिफरेंट हो गई, क्लियर ना, कॉन्टिन्यूस हो गया, ओके। व्हाट डू यू डू एट द मोमेंट,
डू यू डू, एक सेंटेंस में 2 डू यूज़ कर दिए हमने। अब आप परेशान होंगे ये एक सेंटेंस में डू कैसे 2 दफ़ा यूज़ हो गया? भाई 2 टाइम्स यूज़ हो गया ना। एक डू आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो, राइट? क्लियर, बात समझ में आ रही है ना? से दूसरा डू क्या? दूसरा डू शो करेगा हमारे जी यहाँ पर मेन और एक्शन वर्ब को, दिस वन, दिस डू। क्लियर? ये जो मैं काम इस वक्त कर रही हूँ ना, आई एम राइटिंग, आई राइट एट द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, तो ये मैं लिखने का काम है ना, राइट। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये दिस ऑल इज कॉल्ड मेन और एक्शन वर्ब। ओके, ये जैसे गो है तो ये तो हमने प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इसको हमने चेंज किया ना, फिर यहाँ पे इज है, हैज है, ये सब वर्ब्स हैं। लेकिन अब आप सोचो, इसके साथ आपने यहाँ पे आईएनजी यूज नहीं किया, हैज के साथ आपने यहाँ पे यू डोंट हैव यूज्ड एनी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्यों नहीं यूज किया? तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमने यहाँ पे इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके जी, नाउ कम टू वर्ड्स वर्ब बेस्ड ऑन एक्शन फंक्शन। आई एम वेरी क्लियर, मैंने 2 चीज़ों को बड़ा क्लियर कर दिया है। यहाँ आप देखोगे हेयर वर्ब बेस्ड ऑन एक्शन, देखो एक्शन पे, फंक्शन पे जोर है, सॉरी, ओके, फंक्शन, फंक्शन काम, और दूसरा है वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे वर्ब किस पे बेस कर रहा है? फंक्शन पे, काम पे, जो काम हो रहा है, और यहाँ पे वर्ब किस पे बेस कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपके सेंटेंस के आगे जब स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे ना, उसको क्लैरिफाई करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि सब्जेक्ट है, वर्ब एक ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद इसको आप अदर वे राउंड में अगर आप ले लें, दूसरे तरीके से बात को कह दें तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक, जो आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ आ जाइए, वर्ब बेस्ड ऑन फंक्शन। मैंने बेसिकली यहाँ पे 2 लिख दी हैं, ठीक है? ये थर्ड वन जो यहाँ पे यूज हुआ है ना, जिस रेफरेंस से, ये मैं अलग से आपसे शेयर करती हूँ। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग, 2 नेम है इसके, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग। सेकंड वन है मेन और एक्शन वर्ब। ये दोनों जो है ना मैंने अलग अलग लिखे हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग में आई हैव गिवन यू मैनी मोर एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, राइट? ये सब मैंने बता दिया आपको कि ये आपके जी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है। क्यों इनका नाम हमने दे दिया कि ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग है? वाई? बिकॉज साथ में इसके ऑपोजिट मैंने एक चीज लिखी है, दैट इज मेन और एक्शन वर्ब। व्हाट डू यू थिंक सो कि मेन और एक्शन वर्ब क्या होगा? मेन का मतलब पे चाहिए ना, मतलब पे फोकस करें। मेन मरकजी, सेंट्रल, और एक्शन वर्ब जो काम कर रहा होता है, राइट? मेन और एक्शन वर्ब जो काम कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड मेन और एक्शन वर्ब, ठीक? जैसे 2 एग्जांपल्स लिख दी, डू और राइट। लेकिन अब आप पूछोगे कि इन दोनों का काम क्या है जी? मेन और एक्शन वर्ब जो है ना, दे all tell us about the main work done by any subject, ठीक है? यानी कि मेन काम किसी सब्जेक्ट ने जो करना है, नाउन ने, प्रोनाउन ने, तो वो मेन और एक्शन वर्ब कहलाएगा। और ऑक्सिलरी, अगर मेन और एक्शन वर्ब ऑक्सिलरी को हेल्प आउट कर रहा हो, क्या कर रहा हो? उसको हेल्प आउट कर रहा हो, उसको असिस्ट कर रहा हो, उसके काम को ऐड कर रहा हो, एडिशन कर रहा हो उसके काम में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो तब ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग, जैसे कि नेम ही शो कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग अ लेसन, हम एक लेसन पढ़ रहे हैं, राइट? यहां पर आर यूज हुआ है और रीड यूज हुआ है साथ में, ठीक है? आर और रीड, यहां में आर रीड को ऐड कर रहा है, समझ रहे हो ना? उसकी कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, हमें ये समझा रहा है कि भाई ये काम हो रहा है, हम एक लेसन पढ़ रहे हैं, तो देन इट विल बी कॉल्ड, ये आर फिर क्या होएगा? ये आर होगा जी हमारा ऑक्सिलरी और
हेल्पिंग वर्ब। और ये रीड बेसिक रूट वर्ब, मैंने ये मेन वर्ब जो मैंने कहा ना, पहले ही मैंने कह दिया था कि रूट वर्ड या मेन वर्ब जो होगा, यानी कि जो उसकी जड़ होगी, जो उसका मेन मरकजी हिस्सा होगा वो होगा रीड। ये इसको इसने ऐड कर दिया। फिर ये अब आपको जब हम आगे पढ़ेंगे ना टेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें उसने टेंस भी चेंज कर दिया। सेम लाइक क्या आप कहते हैं कि मैंने अभी एक सेंटेंस शुरू में ही बोला था जिसके लिए मैंने यहाँ डू लिख दिया था, दैट आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, राइट, आई डू नॉट गो देयर। तो डू जो है वो गो को साथ ऐड कर रहा है, क्लियर। डू यू नो, क्या आप जानते हो। तो ये जो ऐड कर रहे हैं ना मेन और एक्शन वर्ब को, वो सब क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। होप्स हो कि यहाँ तक का ये पॉइंट आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रही थी, दैट वाज रिलेटेड टू रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। बहुत ही मुश्किल नहीं है, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। ओके, रेगुलर वर्ब्स में जब हम फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ते हैं, आपने पता है बचपन से ही सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन लर्निंग बाय हार्ट, क्रैम करते जा रहे हो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। आज मैं फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड भी कुछ यूनिक चीज़ आपको बताने लगी हूँ जो आपको बहुत हेल्प देगी वर्ब को, टेंस को समझने में, और वर्ब का जो सेकंड यूज़ है वो ज़रा बात की बात है। अभी फ़िलहाल इस पर आ जाइए। जब डी और ई डी, किस पे फोकस है, डी और ई डी पर, ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। याद है ना, कुछ ज़हन में आ रहा है, यस आ रहा होगा डेफिनेटली कि डी और ई डी इनके साथ ऐड हो जाए। एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी मैं, फॉर एग्जाम्पल कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ई डी लग गया ना, जैसे कॉल, इसके साथ हमने ई डी ऐड कर दिया, यस, तो ये क्या बन गया, कॉल, कॉल्ड और ई डी लग गया, तो क्या बन गया जी, कॉल्ड, कॉल्ड, ये रेगुलर वर्ब, क्या बन गया, रेगुलर वर्ब, क्लियर। जैसे चाय, बांधना, टाइड, ई डी डी लग गया, राइट, क्लियर। नाउ कम टू वर्ड्स इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब क्या है, जब तमाम थ्री फॉर्म्स जो है ना वो डिफरेंट हो, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में जब सारी की सारी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स थ्री की थ्री डिफरेंट हो, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इररेगुलर वर्ब। क्या कहलाएगा, इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब की जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो हम जैसे कहते हैं फ्लो, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, या हम कह दें फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अवेक, अवोक, अवोकन। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आपको एक समझाने के लिए, जस्ट आप कहते हैं अवेक, अवेक, अवोक और अवोकन, ये तीनों फॉर्म्स आपकी क्या है, डिफरेंट है, तो देन हमने इनको क्या नेम देना है, इररेगुलर वर्ब। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, तो ये भी क्या है, तीनों डिफरेंट है, तो फिर ये क्या बन गए, इररेगुलर वर्ब। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट पे जी। नेक्स्ट इज वर्ब्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। मैंने इसको पर्टिकुलरली हाईलाइट कर लिया आप लोगों के लिए कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर एंट्री टेस्ट और इस तरह के जितने भी हमारे एमसीक्यूज होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए दिस टाइम। वर्ब्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के आपके पास देयर आर, आप कहते हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीन कह दिए ना आपने, राइट। वो वाले सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इफ दीज थ्री, ये तीन जो है ना वो तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, देन इट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा ये, ट्रांजिटिव वर्ब।
और जब आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है बट मिसिंग क्या है, दिस ओ, यानी कि दैट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अगर ये मिसिंग है तो तब आप इसको कह दोगे कि जी ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी इसमें, इसकी ना मैं आपको टिप्स बताऊंगी, हिंट्स भी बताऊंगी कि आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है। रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको रिकग्निशन समझ नहीं आएगी ना, यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर ओन सेंटेंसेस इन रिगार्डिंग दिस वन ऑब्जेक्ट बेस्ड जो वर्ब है उससे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि ही लाफ्ड एट मी, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख रही हूं he read, क्लियर। अब ये यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्लियर। he wrote an essay, the birds fly, clear। he laughed wholeheartedly, ओके, wholeheartedly। अब मैं थोड़ा सा समझने की बात है, फोकस यहाँ पे आपका होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 सेंटेंसेस आर रिटन हियर, ठीक। अब थोड़ा फर्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, इसके एनालिसिस कर लेते हैं। अगेन दिस इज प्रोनाउन, यस, लाफ्ड इज वर्ब, एट इज प्रपोजिशन। अब ये देख लो कि प्रपोजिशन के साथ हमने वर्ब ऐड कर दिया तो लाफ एट क्या बन गया, इट हैज बिकम फ्रेजल वर्ब। और मी इज ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इंशाल्लाह ताला फर्दर मैं डिस्कस करूंगी, बट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। ये एक अलग टॉपिक है। ही लाफ्ड एट मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेंटेंस, सॉरी, ही रीड्स। अब देख लो बच्चों, इसके साथ अगर हम एस का ऐड कर दें तो ही रीड्स क्या बन गया, ही रीड्स। फॉर्मूला बेस्ड है ना आपका, टेंस किस पे बेस करेगा, फॉर्मूला पे बेस करेगा। ही रीड्स, राइट, तो वो फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन अगर हमने इस एस को रिमूव कर दिया इधर से तो हम ये लिख देते हैं ही रेड। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी एंड ये कंसिडर होगा परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म नहीं, ही विल बी, देखो आप अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ही, रीड, रेड, रेड, ये तीन आप इसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ते हो ना, ओके। सेकेंड वन में सेकेंड फॉर्म लगेगी रेड विदाउट एनी, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं यहाँ पे इफ आई यूज हेयर ही हैज रेड, ये हैज जो हैव, ये जो भी हम यूज करेंगे विच एवर यू विल यूज, ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब। तो ये पूरा की पूरा सीक्वेंस या मीनिंग जो है ना इसको चेंज कर देगा। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। तो इसको हम पढ़ेंगे हैज और हैव मिसिंग है, सो वी विल स्पेल इट ही रेड। क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी हमारी, ही रेड, उसने पढ़ा। ये हो जाएगी, बात कहाँ चली जाएगी, पास्ट। नाउ थर्ड सेंटेंस, ही रोड एन एसे। रोड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, क्लियर। और ही प्रोनाउन है, एन एसे अगेन ऑब्जेक्ट मौजूद है। द बर्ड्स फ्लाई, हमारे पास बर्ड्स फ्लाई के बाद फुल स्टॉप, हमने एक एंडिंग यानी कि हमने फुल स्टॉप लगा दिया कि मीन के सेंटेंस कंप्लीट है। हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब मौजूद है। देन ही लाफ्ड होल हार्टेडली, ही सब्जेक्ट, लाफ्ड इज वर्ब एंड होल हार्टेडली एल वाई लग गया। मैंने आपको एडवर्ब करवाए थे, बताया था कि एल वाई जब हम वर्ब के साथ ऐड कर देते हैं, हार्टेडली, होल हार्टेडली जब हमने लगा दिया दैट हैज बिकम एडवर्ब। दिल से, खुशी से वो हंसा, राइट। सो अब पहला वाला क्या है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, यस ये ट्रांजिटिव है। विच टाइप है ये, ट्रांजिटिव, यानी कि इसमें
हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। सेकेंड वन में ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ये दैट हैज बिकम इंट्रांजिटिव, ये क्या बन गया? इंट्रांजिटिव। थर्ड वन में अगेन हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट हियर, सो वी विल इसको हम अगेन किस में स्पेसिफाई करेंगे? हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फोर्थ वन अगेन इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम इसको कहेंगे दैट इज इंट्रांजिटिव। फिफ्थ वन अगेन हेयर ऑब्जेक्ट मिसिंग है लेकिन एडवर्ब मौजूद है। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना एक सेंटेंस को ट्रांजिटिव बनाने की, ऑब्जेक्ट इफ दैट इज मिसिंग, इसकी जगह पे यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, कुछ भी हो, हमने जब ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर काम हो रहा है या जिसकी तरफ काम जा रहा है, यूँ समझ लो ना एक मीडियम है, सब्जेक्ट से गुजरा वर्ब पे गया, सब्जेक्ट ने वर्ब को काम दिया और वर्ब ने आगे ऑब्जेक्ट को काम ट्रांसफर कर दिया, यूँ समझ लो ना तीन दोस्त हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तो तीनों दोस्तों में से जब तक काम पूरा नहीं हो सकता, सब्जेक्ट ने काम जो है वो वर्ब यानी कि वर्ब के साथ इंटरकनेक्टेड और फिर उसने ऑब्जेक्ट को कोई काम बताया, कोई कहानी बताई, कोई स्टोरी बताई। ओके, तो कौन है जिसको बताई जाएगी स्टोरी? स्टोरी या क्या काम क्या बताया जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया? ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही रेड अ स्टोरी, उसने क्या काम किया? वो जो क्या है ना वो ये क्वेश्चन मार्क है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो देन हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। होप्स हो कि ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा और जितना आज तक मैंने आपको अभी तक ये समझा दिया है, इट विल बी हेल्पफुल अ लॉट फॉर यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वाई, क्यों कह रही हूँ मैं कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी पे बेस करता है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो हैं वो कहाँ यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, एंड टेंसेस बनाना, सॉरी वो टेंसेस बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं एक ही सेशन में आपको टेंसेस समझा दूँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।